हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सर्कुलर सेक्शन के शेप फैक्टर के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग शेप फैक्टर और रेक्टेंगुलर सेक्शन के शेप फैक्टर के बारे में देख चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये रहा हमारा न्यूट्रल एक्सिस। और इस लेक्चर में ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये न्यूट्रल एक्सिस प्लास्टिक भी है, इलास्टिक भी है। प्लास्टिक इसलिए है कि ये क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को a/2 और a/2 में डिवाइड कर रहा है। इलास्टिक इसलिए क्योंकि ये इसके CG से पास कर रहा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के CG से मतलब सेंटर से पास कर रहा है। तो इसलिए ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो इलास्टिक एंड प्लास्टिक बोथ है। ये समझ में आ गया? तो चलिए इसके शेप फैक्टर के बारे में देखते हैं। तो शेप फैक्टर का सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास ZP/Z, जो कि फाइनली a/2 y1 बार प्लस y2 बार अपॉन में y। ठीक है। एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का? अगर इसके रेडियस को r मान लेते हैं, डायमीटर को d मान लेते हैं। रेडियस छोड़िए, डायमीटर के फॉर्म में हर चीज़ को लिखते हैं। डायमीटर के फॉर्म में हर चीज़ को लिखेंगे या तो रेडियस के फॉर्म में हर चीज़ को लिखेंगे। डायमीटर को d मान लेते हैं, तो ये जो डायमीटर हो जाएगा इसका d हो जाएगा डाया, मान लिया d। ठीक है। तो ये हो गया एरिया πd²/4। y1 बार क्या है? y1 बार है कि न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के टॉप पार्ट एरिया या फिर बॉटम पार्ट एरिया। तो टॉप पार्ट एरिया क्या है? ये है। तो टॉप पार्ट एरिया का जो CG है वो कहीं यहाँ लाई करेगा। टॉप पार्ट, ये जो y1 बार है क्या है? इसके टॉप पार्ट के जो CG है उस CG का न्यूट्रल एक्सिस, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, इसी को y1 बार बोलते हैं। ये y1 बार कितना होगा सर्कुलर सेक्शन में? आपको पता होगा कि सर्कुलर सेक्शन, सॉरी सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कुलर सेक्शन के लिए ये जो सेंट्रॉइड होता है उसके डायमीटर से जो डिस्टेंस होता है वो 4r/3π निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग d के फॉर्म में लिखते हैं तो r को d/2 से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन के आ जाएगा 4d/6π। सेम सिमिलर वे में नीचे वाले क्रॉस सेक्शन का भी, जो बॉटम हाफ क्रॉस सेक्शन है, उसको भी हम लोग उसके लिए भी y2 बार निकाल लेंगे, वो भी निकल के आ जाएगा कितना? 4d/6π। ये समझ में आ गया होगा? चलिए एक एक करके हम लोग इस सबको वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू स्टार्ट करते हैं पुट करना। तो एरिया क्या है? πd²/4, तो πd²/4, और जो पहले से 2 था ये 2। y1 बार कितना है? 4d/6π। y2 बार कितना है? ये भी है 4d/6π। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का जो एक्सिस उसके CG से पास करे उस एक्सिस के अबाउट होता है πd⁴/64। तो ये एक्सिस जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, वो इसके CG से पास कर रहा है और सर्कल के प्लेन में है। मतलब ये सर्कल जैसे ये सर्कुलर है, सर्कल के प्लेन में ही एक्सिस है, इसलिए सर्कल के प्लेन में जो एक्सिस होता है और वो CG से पास करता है उस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आता है वो πd⁴/64 निकल के आता है। ये y क्या है? y होता है हमारे इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर का डिस्टेंस, जो कि यहाँ पे सेम निकल के आता है। तो हमारा जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ये सही है, यही है। तो इससे जो ऊपर का डिस्टेंस हो जाएगा वो रेडियस के बराबर, आपको देखने में रेडियस के बराबर निकल के आ जाएगा, जो कि d/2 हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग d/2 को यहाँ पे ये फिलअप कर देंगे। ये फिलअप करने के बाद जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा कितना? 32/6π के आसपास आएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.7 जो होगा ये इसका वैल्यू निकल के आएगा। तो आप लोग ये याद कर सकते हैं कि जो शेप फैक्टर होता है सर्कुलर सेक्शन का वो कितना निकल के आता है? 1.7। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड है? तो ये हो गया सर्कुलर सेक्शन के निकालने का, शेप फैक्टर निकालने का मेथड। तो अब हम लोग एक बेसिक मतलब शेप फैक्टर के और भी एक बेसिक फैक्ट के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, समझने पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का शेप फैक्टर निकाल चुके थे, जो कि 1.5 निकल के आया था, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का भी शेप फैक्टर निकाल लिया, 1.7 निकल के आया। हमको इंडिविजुअल दोनों के शेप फैक्टर का सिग्निफिकेंस पता है कि 1.5 और 1.7 क्या इंडिकेट करता है। 1.5 जो इंडिकेट करता है, ये क्या करता है कि ये बताता है कि 50% एक्स्ट्रा जो है रिजर्व स्ट्रेंथ है रेक्टेंगुलर सेक्शन के पास। उसी तरह 1.7 में 70% एक्स्ट्रा रिजर्व स्ट्रेंथ है सर्कुलर सेक्शन के पास बियॉन्ड द यील्ड मोमेंट, मतलब बियॉन्ड द यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू द प्लास्टिक मोमेंट। यील्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तक रीच करने में हमको एक्स्ट्रा 70% लोड अप्लाई करना पड़ेगा या मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिजर्व स्ट्रेंथ इंडिकेट करता है। लेकिन इंडिविजुअली ये एप्लीकेशन, इंडिविजुअली ये सिग्निफिकेंस है इनका कि 1.5 का क्या सिग्निफिकेंस है रेक्टेंगुलर के केस में, 1.7 का क्या सिग्निफिकेंस है सर्कुलर के केस में। तो अब हम लोग दोनों को रिलेट करके चलते हैं कि इसका 1.7 क्या बताता है और उसका 1.5 क्या बताता है। दोनों को साथ इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यही देखेंगे कि वो दोनों का सिग्निफिकेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है। हाँ, तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम लोग अब आगे एक
जो मैंने डिस्कस किया था कि सेफ फैक्टर के एक अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं कि सेफ फैक्टर का उसके सेक्शन के एफिशिएंसी से क्या रिलेशन है। सबसे पहली बात तो सेफ फैक्टर का उसका सेक्शन के एफिशिएंसी से रिलेशन करने के लिए सबसे पहले सेक्शन के एफिशिएंसी को ही देखते हैं कि सेक्शन का एफिशिएंसी क्या होता है, किसी सेक्शन को कितना बोलेंगे कि कितना एफिशिएंट है। सबसे पहली बात कि जो हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो एक बीम का स्टडी कर रहे हैं। कहने का मतलब कि बीम का स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जब भी डिस्कशन कर रहे हैं, जो भी सेक्शन बना रहे हैं ना, ये आई सेक्शन, ट्रायंगुलर सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, सब बीम का सेक्शन है, सभी बीम का क्रॉस सेक्शन है। और बीम में जो हमारा प्राइमरी फोर्स होता है वो मोमेंट होता है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बीम, कौन से क्रॉस सेक्शन का बीम सबसे ज़्यादा कैपेबल है मोमेंट को रेजिस्ट करने में। तो सबसे पहले उसको देखने के लिए हमको बेंडिंग फार्मूला को समझना पड़ेगा कि बेंडिंग फार्मूला क्या होता है। बेंडिंग फार्मूला M/I इक्वल टू सिग्मा बाई वाई होता है। बेंडिंग फार्मूला को और आगे थोड़ा सा, हमारा यही जो मोमेंट है ना, यही MR इंडिकेट करता है। इसी मोमेंट से जब हम MR निकालते हैं, मतलब मोमेंट निकालते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि कितना MR झेल सकता है, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए, जो हमारा परमिसिबल स्ट्रेस होगा, वो परमिसिबल स्ट्रेस के लिए कितना मोमेंट कोई सेक्शन झेल सकता है या रेजिस्ट कर सकता है, उसी वो जो निकल के आता है वही होता है MOR, मतलब कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेक्शन। तो कहने का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या इंडिकेट करता है कि कोई भी हमारा बीम कितना कैपेबल है मोमेंट को रेजिस्ट करने में, क्योंकि बीम में प्राइमरी फोर्स ही बेंडिंग मोमेंट होता है, इसलिए जितना ज़्यादा मोमेंट को रेजिस्ट करेगा उतना ही ज़्यादा वो सेक्शन जो होगा ना हमारे लिए इफिशिएंट होगा। तो सेक्शन का इफिशिएंसी से सीधा रिलेशन मोमेंट का है कि कितना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी है उसके पास। तो M इक्वल टू, अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो सिग्मा इंटू I/Y को एक स्पेशल टर्म देते हैं जो कि Z बोलते हैं, उसी को सेक्शन मॉडुलस बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा ये I/Y है। अब हमको किसी भी सेक्शन के मोमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए उसके आई को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी मटेरियल का परमिसिबल स्ट्रेंथ तो फिक्स कर देंगे हम लोग जब डिजाइन करेंगे तो, ठीक है। और वाई जो होगा, वाई के घटाने से भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वो उतना कैपेबल नहीं होता है जितना कि आई को बढ़ाने से वो कैपेबल हो पाएगा। आई बढ़ेगा ही वाई के बढ़ने से, तो वाई का घटना उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है मोमेंट रेजिस्टेंस को बढ़ाने में जितना डायरेक्टली आई कर पाता है। तो आई डायरेक्टली हम लोग जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसको कहने का मतलब है कि जिस भी क्रॉस सेक्शन का आई ज़्यादा निकल के आएगा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब आई को कैसे बढ़ाते हैं। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए एक सिंपल चीज़ को समझते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहली बात, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम एक एक करके देखेंगे कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखते हैं कि आई क्या होता है। आई जो होता है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे बढ़ाएंगे, कैसे घटाएंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो रेजिस्टेंस अगेंस्ट रोटेशन, मतलब किसी भी बॉडी को किसी एक पार्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करने में कितना वो रेजिस्ट कर रहा है वो खुद का बॉडी, वो उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे कि आप किसी भी क्रॉस सेक्शन का, जैसे आप किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, इसका सिंपली मतलब यही है कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन को, खुद के रोटेशन को कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, उसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएंगे घटाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसके लिए सिंपल टर्म, एक फैक्ट को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये फैक्ट ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंपल फॉर्मूला निकल के आता है वो I इक्वल टू mr² निकल के आता है। I इक्वल टू mr² निकल के आता है। अब ये तो पता ही होगा आपको। इसका मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर बढ़ाना है तो उसके R को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि जो भी M क्या है, M है अगर किसी बॉडी के लिए, किसी बॉडी में एक मास पार्टिकल है, ये बहुत सारे मास से मिलकर बना होगा। टोटल मास अगर M है तो एक छोटा छोटा DM मास से मिलकर बना होगा। ये DM मास किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशन से जितना ही ज़्यादा दूर होगा, मतलब कि एक DM और इनटू इस पार्टिकुलर DM का इस एक्सिस से जो डिस्टेंस R है वो DM इनटू इसी डिस्टेंस R के स्क्वायर को, इसी को मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने के लिए हमको R को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकुलर एलिमेंट्री DM का तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। एलिमेंट्री DM को तो साइज को नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए अगर वो DM के R को बढ़ा दिया जाए तो R को बढ़ाएंगे तो R जितना ज़्यादा बढ़ेगा उसके दुगने, मतलब स्क्वायर रेट से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना होगा आपको कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका ज़्यादा है या कम है। तो उसके पार्टिकल्स को देखिए, उसके स्मॉलर मास को देखिए, वो कहाँ पे हैं। वो एक्सिस से जितना ही ज़्यादा दूर होंगे, कहने का मतलब कि R उतना ही ज़्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट उतना ही ज़्यादा निकल के आएगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल ऐसे समझेंगे कि आप खुद से देखिए, ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अगर आपको पूछा जाएगा
कि दो एक्सिस है इसके पास, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, इन दोनों एक्सिस में से किसके अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आएगा। तो इसका देखने का सिंपल ट्रिक है, हम आपको सिंपल ट्रिक बताते हैं कि अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखना होगा कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, वो देखने का सिंपल ट्रिक है कि इस बॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए कि इस बॉडी का जो पार्टिकल्स है वो इस एक्सिस से कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको ये साफ साफ समझ में आएगा। अब ये काम कीजिए, इसका डेप्थ हम डी मान लेते हैं और इसका जो विड्थ है वो b मान लेते हैं, और एक पल के लिए मान लेते हैं कि जो d है हमारा डेप्थ जो है वो b से बड़ा है। कहने का मतलब जैसे ही d बड़ा हुआ, इसका मतलब इस एक्सिस से इन पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है, जो इतनी दूरी पे हैं, ये सब ज़्यादा दूर हैं। कहने का मतलब ज़्यादा दूर है किसके कंपैरिजन में, इस एक्सिस के कंपैरिजन में। अगर आप इस एक्सिस को देखते हैं तो ये b छोटा है हमारा, b छोटा होने की वजह से जो पार्टिकल्स है हमारा, जो वो पार्टिकल्स तो हैं लेकिन जो नज़दीक इस एक्सिस से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं इसके कंपैरिजन में। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है हमारा इस एक्सिस के अबाउट ज़्यादा निकल के आता है इस एक्सिस के कंपैरिजन में। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग डिटेल में एक पूरा डिटेल एनालिसिस, पूरा 3-4-5 लेक्चर ही हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में करेंगे, जो कि कंप्रेशन चैप्टर में करेंगे आगे चल के स्टील के। तो अभी फिलहाल बस ओवरव्यू देख लीजिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाते कैसे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाने के लिए हम लोग पार्टिकल्स को इस एक्सिस से, जिस एक्सिस के बहुत मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालना है, उस एक्सिस से दूर रखते हैं, कहने का मतलब। इसलिए हमको ये समझ में आ रहा है, आप सीधा सोम में घुस जाइए, सोम में घुस के ये पता कर लीजिए, सोम में घुस जाइए और ये पता कर लीजिए कौन सा हमारा एक सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आता है, क्योंकि जिस भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आएगा उस सेक्शन का m ज़्यादा होगा, कहने का मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा इफिशिएंट सेक्शन होगा एज मतलब मोमेंट बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आपको कंपैरिजन करना पड़ा एक रेक्टेंगुलर में और एक सर्कुलर में, तो आप देख पा रहे होंगे दोनों सेम एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, मतलब इसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, इस एक्सिस से पास करता हुआ इसी एक्सिस से के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आपको ये बताना है कि किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा कि इसमें ज़्यादा होगा। अगर पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है तो नंबर ऑफ पार्टिकल करने का मतलब कि इधर भी सेम पार्टिकल जितना मिला के सब पार्टिकल हैं, डीएम छोटा और इसमें भी जो डीएम टोटल मास है वो कहने का मतलब सेम है, तब किस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन में जो हमारा डीएम है, छोटा एलिमेंट्री डीएम है, वो एक्सिस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है, मतलब कहने का मतलब इतने सारे पार्टिकल, ये छोटा इतने सारे पार्टिकल इतने डिस्टेंस पे हैं। और वही अगर सर्कुलर सेक्शन में देखेंगे तो हमारा जो डीएम है, पार्टिकल्स हैं, वो इतने ही पार्टिकल हैं जो इतने दूरी पे हैं, बाकी सब नज़दीक आते चले गए हैं। तो कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में रेक्टेंगुलर सेक्शन का ज़्यादा होगा। कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो MOR ज़्यादा होगा, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वो इफिशिएंट होगा, मोर इफिशिएंट होगा बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने में। तो आपको एक सिंपल ट्रिक बताते हैं, एक सिंपल असेंडिंग ऑर्डर में बता देते हैं कि कौन सा सेक्शन ज़्यादा इफिशिएंट होता है बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने में। तो इसका सिंपल रूल है, सबसे ज़्यादा होता है आई सेक्शन, सबसे ज़्यादा आई सेक्शन, क्योंकि आई सेक्शन में अगर आप देख पाएंगे तो इस एक्सिस के पास तो बहुत कम ही पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स को इतने दूर में रख दिया गया है, कहने का मतलब बीच में कोई पार्टिकल्स से नहीं है। तो पार्टिकल्स नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना यूटिलाइज्ड, मतलब इतना क्या बोलते हैं इसको, इफिशिएंट सेक्शन होता है कि इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इतना इफिशिएंट होता है कि बेंडिंग मोमेंट को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करने में काम आता है अगर सेम ही मटेरियल यूज़ किया जा रहा है। तो उसके बाद रेक्टेंगुलर होता है, उसके बाद हमारा सर्कुलर होता है। तो ये सिंपल सीक्वेंस है देखने का। तो अभी फिलहाल हम लोग इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल हम लोग बस रेक्टेंगुलर और सर्कुलर के बारे में देखेंगे कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में कौन ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट कर पाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया क्लियर कट कि बेंडिंग मोमेंट कौन ज़्यादा रेजिस्ट कर पाएगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब जैसे ही रेक्टेंगुलर सेक्शन बेंडिंग मोमेंट को ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है, तैसे ही हम लोग इफिशियंसी सेक्शन का बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा इफिशियंट है, रेक्टेंगुलर सेक्शन ज़्यादा इफिशियंट है। लेकिन हम लोग एक काम करें, प्लास्टिक में एंटर करते हैं, वापस हम लोग स्टील में आते हैं। जैसे ही वापस स्टील में आते हैं तो शेप फैक्टर जो रेक्टेंगुलर का निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, 1.5 निकल के आया था। और वही शेप फैक्टर सर्कुलर का जो निकल के आया था वो कितना निकल के आया था, 1.7 निकल के आया था। कहने का मतलब इसके पास रेक्टेंगुलर सेक्शन के पास 50% रिजर्व स्ट्रेंथ है और सर्कुलर सेक्शन के पास कितना है, 70% रिजर्व स्ट्रेंथ है। कहने का मतलब रिजर्व स्ट्रेंथ तो इसके पास ज़्यादा है, इसके पास रिजर्व स्ट्रेंथ कम है। तो इसको हम मोर इफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? मोर इफिशिएंट का वही हमको बताना था कि मोर इफिशिएंट का उसके शेप फैक्टर से कोई रिलेशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको सिंपल तरीके से, सिंपल एक बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं। आसान एग्जांपल हमारा ये होगा, ध्यान से सुनिएगा एग्जांपल को। एग्जांपल हमारा ये होगा, ये दोनों में हमको बता रहे हैं आपको। देखिए, एक आदमी के पास हाथ में, मतलब जो पैसा है इन हैंड जो पैसा है वो मान लेते हैं 100 रुपये है, और वही एक दूसरे आदमी के पास जो इन हैंड पैसा है कितना है, 10 रुपये है मान लेते हैं, ठीक है, 10 रुपये है इसके पास 100 रुपये हैं, और इसके पास बैंक में पैसे
बैंक में कितने पैसे हैं, तो बैंक में मान लेते हैं 15 रुपये हैं। इसके पास बैंक में कितने पैसे हैं, तो 20 रुपये हैं। कहने का मतलब अगर आप इसके पावर का, किसके पास ज़्यादा पावर है, कहने का मतलब अगर हाथ में पावर की बात करें, किसके पास ज़्यादा हाथ में पावर है, इसके पास ज़्यादा हाथ में पावर है, किसके पास हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा है। हमको पता है कि मनी इज़ पावर, तो इसके पास पैसा ज़्यादा है, तो पैसा ज़्यादा होने की वजह से इसके पास ज़्यादा पावर है। इसके पास 10 रुपये है तो कम पावर है। कहने का मतलब इसके पास जो स्ट्रेंथ है वो कम है, मतलब इसके पास जो स्ट्रेंथ है खुद का वो ज़्यादा है, इसका स्ट्रेंथ जो है खुद का वो कम है। लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसके रिजर्व्ड पैसे की बात करें कि इसके पास रिजर्व्ड पैसा कितना है, रिजर्व्ड पैसा कहने का मतलब कि कितना पैसा वो रिजर्व करके रखा है फ्यूचर में कभी, मतलब इमरजेंसी में काम आने के लिए। कितने पैसा रखा है वो, 15 रुपये, मतलब कि 100 रुपये का 15 रुपये कितना है, 15% है। तो इसके पास सिर्फ 15% ही है रिजर्व्ड में पैसा। कहने का मतलब कि 15% ही रिजर्व रखा है इमरजेंसी में काम आने के लिए। इसके पास रिजर्व पैसा कितना है, इसके पास रिजर्व पैसा है कितना, 20 रुपये, मतलब कि 10 पहले सा उसका 20, मतलब कि 20% कितना हुआ, 20 रुपये कितना है, 200% ज़्यादा रखा है वो अपने हाथ के पावर से। 200% ज़्यादा पैसा किस पे रखा है, बैंक में रखा है। मतलब कि रिजर्व बैलेंस जो है उसके पास 200% है रिजर्व पैसा, ताकि वो बाद में इमरजेंसी के केस में खर्चा कर सके। तो ध्यान दीजिएगा, यहीं से ये चीज़ क्लियर निकल के आता है। ये जो है ना रिजर्व स्ट्रेंथ है, तो रिजर्व स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब, ये देखिए रिजर्व स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं कि इसके पास पावर ज़्यादा है, इसके पास पावर कम है, इसके पास पावर ज़्यादा है। पावर ज़्यादा है लेकिन रिजर्व स्ट्रेंथ कम है। ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मतलब है साफ साफ कि अगर एट द इंस्टेंट किसी को पैसा खर्चा करना होगा तो ये ज्यादा कर पाएगा खर्चा, 100 रुपए है इसके पास, ये कम कर पाएगा। लेकिन बाद में जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है, इमरजेंसी सिचुएशन में पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो ये अच्छे से खर्चा कर पाएगा पैसे को। तो यह ध्यान दीजिएगा, रिजर्व स्ट्रेंथ का उसके इफिशियंसी होने से कोई मतलब नहीं बनता है, इफिशियंट कोई और होगा और रिजर्व स्ट्रेंथ किसी के पास और भी ज्यादा हो सकता है। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, इसके पास अगर कुल मनी की बात करें, टोटल मनी कितने हैं, सिर्फ 100, टोटल मनी कितने हैं, 30 रुपये। मतलब कुल मिला के भी अगर देखा जाए उसके पास रिजर्व और सब मिला जुला के पावर भा तो 30 रुपये हैं, इसके पास 115, मतलब मिला जुला के ये तो ओवरऑल पावर सक्सेसफुल है। इसीलिए हम लोग ये बोले थे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो रिजर्व स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा निकल के आता है। रिजर्व स्ट्रेंथ हमको ये बताता है कि रिजर्व स्ट्रेंथ यहाँ से जैसे 200% है, कहने का मतलब कि उसके इल्ड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी से, मतलब इल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से हमको 200% एक्स्ट्रा लोड या मोमेंट देना पड़ेगा उसको प्लास्टिक पे रीच कराने के लिए। इसमें वो कम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें जो इल्ड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी होता है ना वही खुद ज़्यादा होता है। वो इल्ड ही जल्दी नहीं करेगा, प्लास्टिक पे रीच करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये इल्ड भले ही जल्दी कर जाएगा लेकिन प्लास्टिक पे थोड़ा सा लेट आएगा, लेकिन क्या फायदा, इल्ड ही जल्दी कर गया, इल्ड ही जल्दी। इसके पास खुद का पावर बहुत कम है, इसके पास खुद का पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके पास रिजर्व स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसके पास रिजर्व स्ट्रेंथ कम है। तो रिजर्व स्ट्रेंथ का कोई मतलब नहीं होता एफिशिएंसी से चैनल का। तो एक काम कीजिएगा, एक सिंपल चीज़ को यहाँ पे हम एग्जांपल से समझा दिए, एग्जांपल समझने के बाद एक सिंपल फैक्ट को यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नोट में इस क्वेश्चन को, ये नोट में इस कंसेप्ट को लिख लीजिएगा कि जो मोर रिजर्व्ड स्ट्रेंथ डज नॉट इम्प्लाई the most efficient section। तो इसको कभी आपस में रिलेट मत कीजिएगा, उसके सेक्शन के एफिशिएंसी से मोर रिजर्व, मतलब रिजर्व स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन नहीं है। ये चीज़ को मन में बांध लीजिएगा कि डज नॉट इम्प्लाई द मोर रिजर्व स्ट्रेंथ डज नॉट इम्प्लाई द एफिशिएंट ऑफ ए सेक्शन, मतलब मोर एफिशिएंट सेक्शन। तो थैंक यू। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।